नमस्कार छात्रों। हाई स्कूल सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग लोकतांत्रिक राजनीति खंड, जिसे राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र भी कहते हैं, के अंतर्गत आज दूसरे अध्याय संघवाद पर अध्ययन करेंगे। कल हम लोगों ने पहले अध्याय सत्ता की हिस्सेदारी पर चर्चा की। सत्ता की हिस्सेदारी पर चर्चा करते समय आपने देखा कि किस प्रकार केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता की बंटवारा आमतौर पर लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों में प्रचलन में है। उसी जब केंद्र और राज्य में सत्ता बढ़ जाएगी तो जो राष्ट्र का स्वरूप आएगा उसे संघ कहते हैं, और इसी प्रवृत्ति को संघवाद कहते हैं, जहां दो या दो अधिक स्तरों की सरकारों का एक राजनीतिक इकाई रूप हो, उसे संघवाद कहते हैं। संघ माने कई चीजों को मिलाकर बनाया गया ढांचा। तो राष्ट्र के संबंध में जब ये नीति अपनाई जाती है तो इसे ही संघवाद, इस नीति को संघवाद का। इस अध्याय में हम लोग क्या क्या देखेंगे आपके सिलेबस के अनुसार। संघवाद क्या है पहले ये जानेंगे, फिर भारत में संघीय व्यवस्था चलती कैसे है, भाषाई राज्य भारत के संबंध में, भाषा नीति भारत की, और केंद्र राज्य संबंध, इतनी चीजों पर चर्चा करेंगे। हम लोग आते हैं संघवाद। दो या दो से अधिक राष्ट्र अपने साझा हितों के लिए एक राष्ट्र बनाते हैं और एक नीति तय कर लेते हैं कि हमारा केंद्रीय सुरक्षा और ये मामलों में ये एक राष्ट्र का प्रतीक होगा। अपने विकास के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए वो संघ बन जाता है। दूसरी स्थिति ये भी है कि बहुत बड़ा देश है और उसकी शासन व्यवस्था सुचारू संचालित करने के लिए उसे छोटे इकाइयों में बांटती है। अब संघ समझ लीजिए, राष्ट्र के संबंध में विभिन्न एक या अधिक राज्यों का एक समूह, जो एक देश है, केंद्र है और राज्य। स्तर और भी हो सकते हैं, राज्यों के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं। यह अलग अलग संघ विभिन्न उदाहरण। संघवाद के लिए कि संघ है कि नहीं, संघवाद का जो मूलभूत सिद्धांत है वो 5-6 चीजें हैं। वैसे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन 5-6-7 चीजें मुख्य रूप से हैं। पहला क्या है कि दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें हों, इकाइयां हों। एक इकाई है तो एकात्मक शासन हो जाएगा। दूसरा है एक ही प्रकार के नागरिक जो एक पूरा देश में फैले हुए हैं, पूरे राष्ट्र में, उन पर शासन करने के लिए, कानून बनाने के लिए विभिन्न स्तरों की सरकारें अपना कार्य स्वतंत्रतापूर्वक करें। तीसरा है विभिन्न स्तरों की सरकारों, केंद्र और राज्य में शक्तियों, कर्तव्यों का स्पष्ट विभाजन हो। चौथा है संविधान का जो मूलभूत ढांचा है जो राष्ट्र का, उसमें किसी एक स्तर की सरकार अपने से परिवर्तन न कर दे। पता चला कि केंद्र वाले ने कहा नहीं, अब हमें संघ नहीं चाहिए, हम एकात्मक, या राज्य कह दें केंद्र की बिना सहमति के कि हम इस संघ को नहीं मानते, हम दूसरे संघ में जा रहे हैं या स्वतंत्र हो रहे हैं। तो मूलभूत ढांचे में परिवर्तन दोनों स्तरों। चौथा हो गया। पांचवा मूलभूत सिद्धांत यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों में अगर संघर्ष हो, कहीं कोई विवाद हो, या उनकी व्याख्या की आवश्यकता पड़े कि कौन सा केंद्र का है, क्या है संविधान के अनुसार, इसकी व्याख्या के लिए एक न्यायपालिका, मतलब स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका भी होनी, सर्वोच्च न्यायपालिका, जो न केंद्र के अधीन हो न राज्य के अधीन हो, मूलभूत अपने सिद्धांत की दृष्टि से। और अब इन सब के 5 के 6वां मूल तत्व यह है कि एक कहावत है कि बाह्य विस्तृत शोध, बाह्य नियंत्रण। धन, अगर सब कुछ तो है लेकिन धन केवल केंद्र के पास है तो वो राज्यों को अपने आप झुका लेगा, या धन का स्रोत केवल राज्यों के पास है तो केंद्र का मतलब कुछ नहीं। तो इस तरीके से केंद्र वित्तीय व्यवस्था ऐसी हो कि केंद्र और मतलब विभिन्न सभी स्तरों की इकाइयों को के अपने स्पष्ट राजस्व प्राप्ति के स्रोत हो। राजस्व मतलब कर, जो जनता से सरकार लेती है,
उनका अपना तय हो, मतलब आय के स्रोत दोनों स्तरों पर निश्चित हो। अब ये संघीय क्यों बनाए गए? ये देखा गया कि छोटे छोटे देशों में, बड़े बड़े देशों में एक केंद्र की सरकार से सभी के हित नहीं हो पाते और आपस में संघर्ष बना रहता है या उस तरीके से विकास नहीं हो पाता। दूसरा, अनेक छोटे छोटे देश अपना अस्तित्व ही नहीं रख पाते, तो वो इकट्ठा होकर संघ बनाए। हर राष्ट्र की संघवाद की परिस्थितियां, सिद्धांत, ये मूलभूत सिद्धांतों का पालन कुछ करते हैं, कुछ एक सीमा तक करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ कहीं कुछ थोड़ा सा करते, अपना अलग अलग है, वहां की अपनी उनकी जो परिस्थिति है। लेकिन संघ का जो निर्माण है उसमें दो प्रकार के तरीके से हुआ है। मैंने शुरू में आपको बताया, एक, विभिन्न स्वतंत्र राष्ट्र अपने साझा हितों, अपने विकास, अपनी सुरक्षा आदि आवश्यकताओं के लिए एकत्र होकर एक राष्ट्र का निर्माण, एक संघ का निर्माण करते हैं और वो कहते हैं कि ये हम इसके सदस्य हैं, एक साझा सहमति बन गई। उसमें वो इकाइयां तमाम अपने मामलों में स्वतंत्र होती हैं और संघ को एक अधिकार दिया जाता है। इसका उदाहरण है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। पहले 13, जब आजाद हुआ तो 13 राज्य थे, इस समय 50 राज्य हैं, बढ़ते चले गए आसपास के छोटे देश। और स्विट्जरलैंड भी उसका उदाहरण। दूसरे प्रकार का संघ ऐसा बनता है कि बहुत बड़ा देश है और भाषा, क्षेत्र, भौगोलिक स्थिति, दूरी आदि के आधार पर छोटे छोटे राज्यों का सृजन कर लिया गया और एक संघ बना लिया गया। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारत। अब दोनों प्रकार निर्माण के मूलभूत सिद्धांत में, यहां तो एक ही देश है, अपनी सुविधा के लिए हमने बांटा, और वहां अलग अलग देश है, तो उनमें कहीं ना कहीं वो भावना रहती। इसलिए दोनों उनके निर्माण के आधार पर ही उनके संघवाद के व्यवहार को, इसलिए जो स्वतंत्र राष्ट्र मिलकर एक संघ बनाते हैं, वो उस प्रकार के चिंतक, राज्य जो बांट के एक ही देश में, इनको कहते नहीं तो एकात्मक है, तो संघवाद का केवल ढांचा है। वो ऐसी प्रकृति है भाई, एक ही शरीर के टुकड़े हैं, अलग किए गए हैं और अलग अलग एकत्र हुए हैं, तो दोनों में प्रकृति में अंतर होता है। अब भारत का संघवाद, भारत का संघवाद समझने के लिए इसकी प्राचीनता पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। 1947 में हम स्वतंत्र हुए, उसके पहले जो स्वरूप था, छोटे छोटे राजा थे जो कुछ मामलों में स्वतंत्र थे और मूलभूत रूप से ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, विदेश मामलों और अन्य मामलों, लेकिन स्थानीय शासन उनके और बहुत सारा क्षेत्र था जो सीधा ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत था। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा भारत का स्वतंत्रता मिली और बंटवारा हुआ, पाकिस्तान, भारत। तमाम प्रयास द्वारा जो छोटी रियासतें थी भारतीय क्षेत्र में थी, इनको भारत संघ में मिला लिया गया। जो राष्ट्र बना इतना विशाल था, इतनी विविधता थी कि वहां विभिन्न राज्यों को बटो, ये सब अलग अलग देश नहीं थे, या वो उन रियासतों को ही सीधा राज्य नहीं बना दिया गया, सबको मिलाकर। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि 50-52 से बनना शुरू हुआ और आज 2019-20 तक देखेंगे तो बहुत परिवर्तन हो गया। अनेक नए राज्य बने, अनेक पहले एक हुए, राजस्थान में छोटे छोटे, बंबई राज्य, भोपाल राज्य था, उसको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस तरीके से बहुत सारा परिवर्तन हुआ, तो भारत संघ का निर्माण हुआ। अब जो संघवाद के मूलभूत सिद्धांत हमने बताए आपको, उनका परीक्षण करें, क्या भारत संघ है? तो पहला सिद्धांत हम लोगों ने बताया था कि 2 या 2 से अधिक स्तर, निश्चित रूप से 2 स्तर है, केंद्र की सरकारें हैं, राज्य की सरकारें हैं। दूसरा है एक ही नागरिक वर्ग में सभी स्तरों की सरकारों को कानून बनाने का, बिल्कुल केंद्र सरकार अपने विषय पर बनाती है, राज्य अपने। उसके बाद तीसरा है शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा, कि केंद्र या विषयों का केंद्र अपने विषय पर वो हो। हमारे संविधान में इस संबंध में बहुत ही स्पष्ट प्रावधान है। विषयों को, शासन के विषयों को
साफ साफ 3 भागों में बांट दिया गया है: केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। वे विषय जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, जैसे सुरक्षा, वित्त, बैंकिंग, संचार, रेलवे, ये केंद्र सरकार, इन पर केंद्र कानून बनावे, उनका पालन कराए। दूसरा है राज्य सूची, स्थानीय महत्व के विषय जैसे पुलिस, सफाई, सड़क, स्वास्थ्य आदि पर कानून बनाने और उनका पालन करने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया। एक तीसरी सूची बनाई गई, समवर्ती सूची, जो साझा महत्व के विषय हैं उन पर कानून बनाने और परिपालन दोनों करने का अधिकार राज्य सरकार को, जैसे विवाह विच्छेद, गोद लेना, ये सब चीजें समवर्ती सूची में हैं। तो स्पष्ट रूप से इस मानक पर भी हमारा राष्ट्र संघ है, शक्तियों का मतलब विषयों का स्पष्ट बंटवारा है। अब संघ सूची जो है, आप समवर्ती सूची में क्या होगा, समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन विरोध अगर होता है, केंद्र ने कोई कानून बना दिया, राज्य ने भी बना दिया, दोनों एक है, कोई दिक्कत नहीं। जहां तक दोनों में अंतर है, अंतर की सीमा तक केंद्र वाला माना जाएगा। और तो इस मानक पर हमारा राष्ट्र जो है संघ है, शक्तियों का बंटवारा। अगला संघवाद का मूल सिद्धांत है स्वतंत्र न्यायपालिका, और न्यायपालिका को केंद्र और राज्य के शक्तियों और विषयों पर व्याख्या करने का अधिकार हमारे देश में निश्चित रूप से एक स्पष्ट और स्वतंत्र न्यायपालिका है। सुप्रीम कोर्ट है, विभिन्न राज्यों में हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऐसे विवादों पर निर्णय देता है, सब मानते हैं। और अगला है कि संविधान के मूलभूत ढांचे या मूल व्यवस्था में अकेले राज्य के एक इकाई परिवर्तन न कर सके। हमारे संविधान में मूलभूत ढांचे में परिवर्तन या विशेष प्रावधानों में संशोधन का अधिकार के केंद्र और राज्य दोनों की सहमति आवश्यक है। वित्त के संबंध में राजस्व के क्षेत्र एकदम बटे हुए हैं। आय के स्रोत केंद्र के अपने, राज्यों के अपने, और वित्त आयोगों के माध्यम से केंद्र राज्यों को अनुदान भी देता है। इस प्रकार जो संघवाद के मूलभूत सिद्धांत हैं, उनके हिसाब से हम निश्चित रूप से एक संघ हैं। कुछ आलोचक कहते हैं नहीं, एकात्मक है, संघ का केवल ढांचा है। वो इसलिए कहते हैं कि कुछ प्रावधान अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360 में जो केंद्र की सरकार को आपात स्थिति में विशेष अधिकार दिए गए हैं, उनके आधार पर कहते हैं वह सामान्य परिस्थिति के लिए नहीं है, आपात स्थिति में राष्ट्र की सुरक्षा संरक्षा के लिए है। उसका आधार पर यह कहना गलत। हमारी विविधता है। एक स्थिति ये हमने विषयों पर बताया आपको, केंद्र राज्य समवर्ती सूची। अब कुछ विषय ऐसे हैं जो उस समय संविधान बनते समय थे ही नहीं, या जो उनमें विषयों में लिखना भूल गए, उन पर कौन निर्णय लेगा? तो अवशिष्ट पर अधिकार केंद्र को हो जाता है, या संसद जैसा फैसला बाद में कर दे, नियम बना दे केंद्र के साथ साथ। संघ चलता कैसे है? संविधान में स्पष्ट व्यवस्था है, राज्यों की अपने विषय हैं, राज्यों का चुनाव होता है, राज्य की सरकारें अपना शासन करती हैं, केंद्र अपना। लोकतांत्रिक आचरण भी इसके लिए बहुत उत्तरदायी रहा, और साफ रूप से आप देख रहे हैं कि संघ पिछले 70 सालों में स्पष्ट रूप से चल रहा है, और इसके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था भी उत्तरदायी है और उन पर क्रेडिट जाता है। इस पर विस्तृत चर्चा केंद्र राज्य संबंधों पर जब हम आएंगे करेंगे। अभी भाषा पर चर्चा करते हैं। भाषाई राज्य, हम जब आजाद हुए 47 में, और जब संविधान लागू हुआ 51 में, तो फिर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी पूरे देश में, भाषा के आधार पर, कि ये प्रयास किया गया कि एक भाषा के लोग एक ही राज्य में रहें, और इस आधार पर राज्य भाषा आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग बना, और भाषा क्षेत्रीयता तमाम आधार पर राज्यों का निर्माण हुआ भी, जैसे तमिलनाडु, मराठी, महाराष्ट्र, असमिया से असम, उड़िया का उड़ीसा,
इस तरीके से राज्यों का गठन हुआ और भाषा आधार पर राज्य बने। लेकिन तमाम उस समय हमारे नेताओं को यह भय था कि इस आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों को बना देने पर वो हो जाएगा, आपस में बंटवारा हो जाएगा या राज्य स्वतंत्रता मांगने लगेंगे, राष्ट्र जो केंद्र सरकार है, राष्ट्र की एकता अखंडता पर असर पड़ेगा। किंतु ऐसा हुआ नहीं और बनाने वालों का तर्क ये था कि शासन में सुविधा रहेगी। आप देख रहे हैं कि 50 के बाद से और आज तक राज्यों के पुनर्गठन में बहुत सारे परिवर्तन हुए। न केवल भाषा, भौगोलिक स्थिति, विशेष जातीय समूह या भौगोलिक स्थिति या विशेष परिस्थिति के आधार पर भी राज्यों का निर्माण हुआ। जैसे उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना आदि राज्यों का निर्माण बाद में भी हुआ। भाषा नीति, हमने कल श्रीलंका और बेल्जियम की भाषा नीति पर चर्चा की। बेल्जियम ने जहां भाषा के आधार पर अस्पष्ट शक्तियों का बंटवारा कर दिया और सामंजस्य बनाया, श्रीलंका ने बहुसंख्यक भाषा को प्रधानता दे दी, जो कि वहां गृह युद्ध का कारण बना। भारत में संविधान में एक राष्ट्रभाषा नहीं बनाई गई, बल्कि हिंदी को राजभाषा बनाई गई। समस्या ये थी कि 40% लोग ही, पूरे देश में 40% लोगों की ही मातृभाषा हिंदी थी। तमाम गैर हिंदी भाषित प्रदेशों के लोग इसका विरोध करने लगे और वे ये कहने लगे कि इससे हिंदी की प्रधानता, हमारी सभ्यता संस्कृति नष्ट हो जाएगी। केंद्र ने क्या किया कि ये संविधान में व्यवस्था थी 65 के बाद कामकाज की भाषा हिंदी होगी, लेकिन हटाया नहीं और हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी भाषा के रूप में बनाए रखा कामकाज की। तमिलनाडु में बड़ा उग्र विरोध हुआ हिंदी के लिए, लेकिन सामंजस्य बना के हमारे यहाँ कामकाज की भाषा में हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी और 21 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को संविधान में अनुसूचित किया गया और राज्यों को और केंद्र को उनको परिचालन में लाने की छूट दी गई। परिचालन, उनका भी चलन, उन पर कामकाज चलता रहा और अखिल भारतीय सेवाओं का व्यक्ति 21 और एक हिंदी 22 भाषाओं में किसी पर भी वो अपनी परीक्षा दे सकता है, वो विकल्प ले लिया। तो भारत में ऐसा सामंजस्य बनाया गया, श्रीलंका की तरह जैसे वहाँ सिंहली भाषा को थोप दिया, हिंदी भाषा को थोपा नहीं, जिससे भाषाई संघर्ष से हम बच सके। और इस भाषा नीति के तहत धीरे धीरे हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं क्रमबद्ध तरीके से और अभी भी कामकाज में हिंदी के साथ अंग्रेजी। अब आते हैं हम केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध को मूलभूत रूप से आजादी के बाद 3 चरणों में बांट सकते हैं। शुरू में क्या हुआ कि एक ही दल की सरकार सभी राज्यों में, बहुसंख्यक राज्यों में या सभी में, और केंद्र में भी रही लंबे समय तक, 2-3 दशक तक। उस स्थिति में राज्यों ने अपने अधिकार मांगे ही नहीं और कहीं वो संघात्मक स्वरूप की स्थिति नहीं हुई। बाद में धीरे धीरे केंद्र में अलग और राज्यों में अलग सरकारें, तो संविधान के विशेष प्रावधानों का उपयोग करके राज्य सरकारों को केंद्र में जो सरकार दल रहता था डिस्टर्ब करने लगा, उनको हटाने लगा, उन पर अपना एकाधिकार बनाने लगा। 90 के बाद इसमें परिवर्तन हुआ, विभिन्न क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और गठबंधन सरकारों का अस्तित्व आया। राज्यों में क्षेत्रीय दल और उनके सहयोग की आवश्यकता केंद्र में पड़ी। एसआर बम्बई के मामले में कोर्ट ने भी फैसला दिया कि बिना विशेष परिस्थिति के और साधारणतया राज्य सरकारों को भंग न करे केंद्र। तो अब वास्तविक स्थिति आई कि राज्य जो है 90 के बाद 356 का प्रयोग, अनुच्छेद 356, जिससे राज्य का शासन सीधा केंद्र अपने हाथ में ले लेता था, बंद हुआ। और गठबंधन सरकारों के बाद इधर 10 सालों से फिर गठबंधन, केंद्र में तो गठबंधन सरकारों का युग गया, लेकिन राज्यों में अभी क्षेत्रीय दल हैं और जो अपना राज्यों का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। और इस तरीके से 90 के बाद राज्य ये संघात्मक स्वरूप की स्थिति स्पष्ट हुई। इसी के साथ हम समझते हैं कि आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा।
जय हिंद।